हेलो स्टूडेंट, एसक्यूएल सीखने की आज की सीरीज में मैं बात करूंगा डीबीएमएस के बारे में और एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन। पहले हम बात कर लेते हैं डीबीएमएस है क्या या डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। देखिए, अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो ज्यादातर जो मेजर कंपनी जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है या अमेजन है या माइक्रोसॉफ्ट है, या जैसे मैं अगर एक छोटा भी एग्जांपल ले लूं, हमारा स्कूल है, कॉलेज है, सबका अपना एक डेटाबेस होता है। जैसे स्कूल की अगर मैं बात बोल रहा हूं कि भाई स्कूल में क्या है, स्टूडेंट का नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसका एड्रेस है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, किसी न किसी टेबल में हम लोग सेव करके रखते हैं, जिससे क्या होता है बाद में उस डेटा का हम लोग यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेटाबेस कहेंगे। तो डेटाबेस सिस्टम का मतलब क्या है कि एक वो पर्टिकुलर जगह जहां पे पूरा एक सिस्टमेटिक वे पे सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, वो पूरा डेटाबेस सिस्टम कहलाता है हमारा। तो डेटाबेस सिस्टम पे जनरली दो चीजों का टर्म्स यूज करे जाते हैं, एक होता है डेटाबेस और सेकंड होता है आपका डीबीएमएस। अब पहले हम बात कर लेते हैं डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस का मतलब क्या है, देखिए, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब इसका मतलब क्या होगा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब क्या है कि एक टेबुलर फॉर्म पे हमारा डेटा डेटाबेस के अंदर सेव होता है। और कैसा डेटा, रिलेटेड डेटा। भाई रिलेटेड डेटा का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बात करी कि हर स्कूल का अपना डेटा अलग अलग है, कॉलेज का अपना डेटा अलग होता है, हमारा अमेजन का डेटा अपना अलग होगा, फेसबुक का अलग होगा, या रेलवे का डेटा अपना अलग होगा, बैंक्स का डेटा अपना अलग होगा। तो अगर मैं बात करता हूं किसी कॉलेज का डेटा, तो उस कॉलेज के डेटाबेस में केवल उसी कॉलेज का डेटा होता है, यानी कि रिलेटेड डेटा मतलब केवल अपने ही ब्रांच से रिलेटेड डेटा उनके पास अवेलेबल होगा। अब उनके पास बैंक का डेटा नहीं होगा, या बैंक के पास किसी कॉलेज का डेटा नहीं होगा, या किसी कॉलेज के पास में आपका रेलवे का डेटा नहीं होगा, या रेलवे के पास में आप अगर बात करें फेसबुक का डेटा नहीं होगा। तो मींस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, यानी कि केवल अपने से रिलेटेड, अपने से संबंधित डेटा ही जहां पर सेव होता है उसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं। अब डेटाबेस दो तरीके का होता है, एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। अगर मैं बात करूं तो मोटा माटी जैसे कहने का मतलब है, जनरल वे पे अगर मैं बात करूं तो डेटाबेस हम लोग जनरली दो तरीके का यूज करते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या फर्क आता है, देखिए, स्ट्रक्चर्ड का मतलब है जहां पे डेटा मॉडल फिक्स होता है। अगर जैसे मान लीजिए मैंने स्कूल की अगर मैं बात कर रहा हूं, भाई स्कूल में क्या है, हमारा जो डेटा होगा उसमें कॉलम्स क्या है, हमारे सारा डेटा क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे सपोज मैंने पहला लिया रोल नंबर, ऐसे ही सेकंड ले लिया नेम, थर्ड ले लिया मान लीजिए मैंने मार्क्स। अब ये डेटा क्या होता है, ये फिक्स है, ये स्ट्रक्चर्ड है, ये पूरा पूरा फिक्स है। इसी में हम इसी से संबंधित जितने भी स्टूडेंट का डेटा इसके अंदर फीड करेंगे वो सारा क्या होगा, एक फिक्स डेटा मॉडल होगा, यानी कि इसके ज्यादा नहीं होगा या इसके अलावा नहीं होगा। तो इस तरीके के डेटाबेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। अब अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जहां पे डेटा मॉडल या डेटा स्ट्रक्चर फिक्स ना हो। जैसे अगर मैं किसी वेब पेज की बात करूं तो जितने भी वेब पेज बनते हैं, जैसे कोई वेबसाइट होती है, अब हर वेब पेज का क्या होता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। किसी में हम टेक्स्ट लेते हैं, किसी में हम लोग ऑडियो लेते हैं, कभी वीडियो लेते हैं। तो ये क्या है, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाएगा। तो इस तरीके का डेटाबेस क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कहलाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाला डीबीएमएस क्या होता है। भाई देखिए, मैंने बताया कि जो डेटाबेस होता है जनरली हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के ऊपर होगा। तो हम लोग कोई अगर टेबल बनाएंगे तो यानी कि ये डेटा होगा रिलेशनल डेटाबेस कहलाएगा, यानी कि टेबुलर फॉर्म पे जो डेटा है वो क्या, कौन सा डेटा होगा, रिलेशनल डेटा हो गया। अब इस डेटा बेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, यानी कि किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, या किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। अगर डेटाबेस के अंदर पहले से कोई इंफॉर्मेशन स्टोर है तो उसे क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। तीसरा क्या होगा, अब जैसे कोई स्टूडेंट हमारे कॉलेज में पढ़ता था बट अब नहीं पढ़ता है तो उसके रिकॉर्ड को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। या कई बार क्या होता है, हम लोग जनरली जैसे कोई स्टूडेंट लास्ट ईयर पढ़ता था, अभी इस साल उसका एड्रेस क्या हो गया, चेंज हो गया है, तो हम उसके रिकॉर्ड को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी कि अपडेट करेंगे।
अब ये तमाम काम मैं जो कुछ भी इस डेटाबेस के ऊपर कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ, ऑब्टेन कर रहा हूँ डेटा को डिलीट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, या जो कुछ भी मैं इस डेटा के ऊपर कर रहा हूँ, अब ये करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम तो हमारे पास होना चाहिए ना। हम उसी प्रोग्राम के थ्रू तो डेटाबेस को मैनेज कर पाएंगे, तो उसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं डीबीएमएस। तो डीबीएमएस क्या होता है? इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स थ्रू विच वी कैन इंसर्ट, ऑब्टेन, अपडेट एंड डिलीट डेटा। यानी कि एक वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम लोग किसी डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट कर पाते हैं, रिकॉर्ड को ऑब्टेन कर पाते हैं, अपडेट कर पाते हैं और डिलीट कर लेते हैं अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट। उसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं डीबीएमएस। और जिस टेबल के अंदर डेटा सेव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस। ठीक है। अब मेनली हम लोग डीबीएमएस के तौर पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं? MySQL है, ओरेकिल है, एसक्यूएल सर्वर है, फिर इनके भी तमाम अलग अलग वर्जन आते हैं, जैसे ओरेकिल का ही 8 आई हो गया, 9 आई हो गया, 10 आई हो गया, ऐसे करके बहुत सारे वर्जन इनके अवेलेबल होते हैं। तो फिलहाल डीबीएमएस के तौर पे हम लोग जो यूज करते हैं वो ये सॉफ्टवेयर हो गए, और डेटाबेस के तौर पे ये हो गया। अब अगर हम डेटाबेस सिस्टम की पूरी डेफिनेशन कहें तो क्या होगा? डेटाबेस सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स। यानी कि डेटाबेस सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, यानी कि रिलेटेड डेटा का कलेक्शन, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स यानी कि प्रोग्राम का समूह। यानी कि दो चीजें हो गई डेटाबेस सिस्टम में। पहली चीज क्या हो गई? एक डेटाबेस हो गया, और दूसरा क्या हो गया? डीबीएमएस, यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा, और उसके अलावा सॉफ्टवेयर का ग्रुप क्या कहलाएगा? डेटाबेस सिस्टम कहलाता है। तो डेटाबेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स which is used to insert, obtain, update and delete data in an easy manner। यानी कि एक वो सिस्टम जिसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं डेटा को, तो उस पूरे सिस्टम को हम लोग डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आरडीबीएमएस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो हमारा डेटाबेस होता है दो तरीके का था, एक था स्ट्रक्चर्ड डेटा और एक क्या था? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वहां पर डेटा किस फॉर्म में होता है? स्ट्रक्चर फॉर्म में। यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वहां डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। अब सबसे पहले क्या था कि देखिए डॉक्टर ईएफ कोड ने जो पहली बार डेटाबेस जिन्होंने बनाया था, फादर ऑफ डेटाबेस जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर ईएफ कोड। तो डॉक्टर ईएफ कोड ने क्या बताया कि भाई डेटा को जो है अगर हम टेबुलर फॉर्म पे यानी कि रिलेशनल फॉर्म पे, टेबल का मतलब है रिलेशनल फॉर्म पे अगर डेटा को सेव करें तो उसे क्या हो जाता है? इजी मैनर पे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल आरडीबीएमएस क्या है? तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो रिलेशनल का मतलब क्या होगा? रिलेशनल का मतलब होता है टेबुलर फॉर्म पे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पूरा क्या होगा? एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होगा जहां पे डेटाबेस को मैनेज किया जाएगा। और किसके थ्रू किया जाएगा? सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाएगा। तो उसी सॉफ्टवेयर को जिसके थ्रू हम लोग रिलेशनल डेटा को मैनेज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? आरडीबीएमएस कहा जाता है। अब अगर हम एक रिलेशनल डेटाबेस की बात करें, यह रिलेशनल डेटाबेस है जिसमें हर कॉलम को क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। जैसे पहला कॉलम हमारे यहाँ पे क्या है? नेम है, सेकंड कॉलम क्या है? क्लास है, थर्ड कॉलम का नाम क्या है? मार्क्स। यानी कि टोटल कितने कॉलम हो गए हमारे पास? यहां पे हमारे पास कॉलम हो गए 3, यानी कि जितने कॉलम उतने ही क्या होते हैं? फील्ड होते हैं। यानी कि रिलेशनल डेटाबेस में कॉलम को क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। और हर एक रो जो हमारा होगा वो क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। अगर यानी कि मैं पहले वाले रिलेशनल डेटा की बात करता हूं तो यहां पे मेरे जो रिकॉर्ड है वो कितने हो जाएंगे? 4 रोज हैं, यानी कि रिकॉर्ड कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। फील्ड कितनी हो जाएंगी? जितने कॉलम उतने फील्ड। तो फील्ड कितने हो गए मेरे पास? 3। अब मैं सेकंड टेबल अगर स्कूल की बात करता हूं तो इसमें कितने फील्ड हैं? 2। तो यानी कि फील्ड हो जाएंगे 2 और रिकॉर्ड कितने होंगे? 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 इसमें रिकॉर्ड होते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको सिंपली नीचे देख रहा हूं तो यहां पर क्या है? देखिए यहां पर हमने कॉलेज नाम से टेबल बनाया है। इस कॉलेज टेबल के अंदर मैं क्या कर रहा हूं?
इस कॉलेज टेबल के अंदर हम स्कूल और स्टूडेंट, दो मेरे पास में टेबल है, स्कूल और स्टूडेंट, तो इन दोनों टेबल का डेटा मर्ज करके हम कहां पे लेके आ रहे हैं, यहाँ, यानी कि ज्वाइनिंग का काम किया गया है। तो कुछ डेटा उसको यहां से मिल रहा है और कुछ डेटा यहां से मिल रहा है। तो यानी कि आरडीबीएमएस का मतलब क्या होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जहां पे रिलेशनल फॉर्म पे, टेबुलर फॉर्म पे डेटा स्टोर होता है, उसी को हम लोग आरडीबीएमएस कहते हैं। और ये कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एसक्यूएल के बारे में, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब आप देखिए स्ट्रक्चर्ड मतलब क्या है, जहां पे डेटा मॉडल क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि मैंने बात करी कि एक स्कूल का डेटाबेस है, तो यहाँ पे डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फिक्स है। यानी कि उसका रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, मदर नेम है, फादर नेम है, मार्क्स है। तो यानी कि ये डेटा एकदम फिक्स होता है, स्ट्रक्चर एकदम फिक्स होता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड। अब लैंग्वेज क्या होती है भाई, लैंग्वेज ये होती है, जैसे सपोज एक हमारा, अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे एक यूजर है, ठीक है, एक यूजर है। अब एक हो गया हमारा डेटाबेस, भाई एक तरफ हो गया यूजर और दूसरी तरफ कौन होगा, डेटाबेस। अब डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है, अब उस डेटा को स्टोर, डेटा को ऑब्टेन करने के लिए या इंसर्ट करना है या डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है यूजर को, तो किसके थ्रू करेगा, भाई कोई ना कोई तो लैंग्वेज होना चाहिए ना। जब कोई ना कोई लैंग्वेज आपके पास होगी तभी तो हम डेटाबेस में से डेटा को ऑब्टेन कर पाएंगे। तो वो लैंग्वेज क्या है, एक तरीके से एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू यूजर डेटाबेस से कनेक्ट होता है। तो यहां पर वही लैंग्वेज कौन है, एसक्यूएल है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसा माध्यम जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस से डेटा को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स अगर हम बात करें एसक्यूएल के बारे में, तो एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज है एसक्यूएल, और किसके लिए है, रिलेशनल डेटाबेस के लिए, यानी कि स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के लिए, टैबुलर डेटाबेस के लिए। रिलेशनल का मतलब यहाँ टेबल के फॉर्म पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डॉक्टर ईएफ कोड ने बताया था कि भाई अगर डेटा को हम लोग अगर टेबुलर फॉर्म पे स्टोर करें तो वो रिलेशनल डेटाबेस कहलाएगा, और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटा को इजिली ऑब्टेन कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे, या जो भी काम हम डेटाबेस पे कर सकते हैं वो सारे काम हम इजी मैनर पे कर सकते हैं। SQL is used to insert, update and modify data in database, यानी कि SQL के थ्रू हम लोग क्या कर पाएंगे, डेटा को टेबल में इंसर्ट कर पाएंगे, उसे अपडेट कर पाएंगे। अपडेट का मतलब क्या है, जैसे कोई रिकॉर्ड को अगर हमें फ्यूचर में बदलने की आवश्यकता हो तो हम उसे मॉडिफाई कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे। उसके अलावा डेटा को डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, ये तमाम काम हम लोग किसके थ्रू कर पाएंगे, एसक्यूएल के थ्रू कर पाएंगे, क्योंकि एसक्यूएल यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक लैंग्वेज है जो हमें डेटाबेस से कनेक्ट कराने का काम करता है। फिर हम बात करते हैं एसक्यूएल इज अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए डोमेन स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक का मतलब है, जैसे मान लीजिए भाई एसक्यूएल का काम क्या होता है, केवल हम लोग आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटा के साथ ही तो इसको यूज करते हैं, आरडीबीएमएस के फॉर्म पे हम इसका यूज करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये केवल कौन से डेटा के साथ यूज होता है, रिलेशनल डेटा के साथ ही हम लोग इसका यूज करते हैं। अब रिलेशनल डेटा का मतलब क्या है, जहां पे टेबुलर फॉर्म पे डेटा अवेलेबल हो, केवल बस वही काम करते हैं, उसके अलावा एसक्यूएल का तो कहीं दूसरी जगह पे काम होता नहीं है ना। तो यानी कि एक स्पेसिफिक काम के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, और वो होता है स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस से डेटा को ऑब्टेन करने में, या डेटा को इंसर्ट करने में, या डिलीट करने में ही हम लोग इसका काम करते हैं, यूज करते हैं। उसके अलावा कोई और जगह पे इसका यूज नहीं होता है। इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि एसक्यूएल क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। जैसे आपने देखा भाई सी होता है लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, या जावा लैंग्वेज आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, या सी शार्प लैंग्वेज हम लोग अगर पढ़ते हैं, तो इन सब में क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। जैसे आपने अगर जावा में पैकेज आप यूज कर रहे हैं, ऊपर सबसे टॉप पे आपने लिखा इंपोर्ट java.util पैकेज का अगर हम लोग वहां पे यूज करते थे, तो आपने देखा वहां क्या होता है भाई, java.util.strict अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो यानी कि इंपोर्ट क्या है, केस सेंसिटिव है, ये जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर मैं इंपोर्ट का आई कैपिटल लिख दूं तो क्या आ जाती थी, एरर आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एसक्यूएल पे अगर आप चाहो पूरा क्वेरी जो है कैपिटल लेटर में लिखिए, अगर आप चाहें तो स्मॉल लेटर में लिखिए, मतलब आपके सामने ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके बाद आते हैं एसक्यूएल इज अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज,
नॉट प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि जैसे लैंग्वेज क्या होती है जनरली, जैसे सी लैंग्वेज क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड है, आपका जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। लेकिन एसक्यूएल क्या है, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। अब डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे जनरल वे पे क्या होता है कि आपका जो जावा है या जो सी लैंग्वेज है, ये क्या है, सी लैंग्वेज तो है आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड। भाई उसमें क्या होता था, जैसे आपको किसी संख्या का टेबल निकालना हो, ठीक है, किसी कोई नंबर हमने लिया, उस नंबर का टेबल निकालना हो, तो हमें क्या काम करना है, हमें सी लैंग्वेज में वो टेबल कैसे बनेगी, ठीक है, वो भी देखना है, और किस तरीके से यूज होगा फिर वो प्रोग्राम, वो भी देखना है। यानी कि दोनों चीजें करनी है। पहला तो ये करना है कि भाई कैसे प्रोग्राम को हम यूज करेंगे, ये भी सीखना है, ठीक है, यानी कि व्हाट टू डू, करना क्या है मेरे को, ये भी मेरे को ध्यान रखना है, व्हाट टू डू, यानी कि मुझे क्या काम करना है, ये भी मेरे को सी लैंग्वेज में ध्यान रखना होगा। और दूसरा ये भी ध्यान रखना होगा हाउ टू डू, यानी कि उसको करा कैसे जाएगा, यानी कि करना क्या है और किया कैसे जाएगा। ये दोनों चीजें हमें जहां ध्यान रखनी होती है वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, सारा प्रोसीजर ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उन लैंग्वेजेस में मुझे ये दोनों चीजों को ध्यान रखना होता है। लेकिन अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, तो इसका मतलब क्या है, हमें केवल ये ध्यान रखना होगा कि व्हाट टू डू, यानी कि करना क्या है, बस हो गया। मैं केवल एक करना क्या है इसके लिए क्वेरी लिखूंगा। अब वो क्वेरी में लिखूंगा तो मेरे को रिकॉर्ड जो होगा मेरे सामने अवेलेबल हो जाएगा। जैसे किसी स्टूडेंट का अगर मुझे नेम ऑब्टेन करना है तो मैं सिंपल वे पे क्वेरी क्या लिखता हूं, सेलेक्ट, सपोज हमारा फील्ड का नाम नेम है, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम, मैंने लिखा यहाँ पे ईएमपी, तो ईएमपी सपोज टेबल का नाम है। तो बाद में ये क्वेरी अभी हम नेक्स्ट लेसन पे समझ जाएंगे इसका मतलब। तो अगर आप आज की डेट पे देखेंगे तो ये क्वेरी यूज जो है, तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम ईएमपी, यानी कि ईएमपी टेबल से नेम फील्ड को क्या करना है, ऑब्टेन करना है। अब मैं केवल इतनी क्वेरी लिखूंगा एक लाइन की और उस टेबल में से मेरे को रिकॉर्ड मिल जाएगा। अब ये कैसे आएगा, किस तरीके से आया होगा और कैसे आया होगा, ये सब चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि मुझे केवल क्या ध्यान रखना है, व्हाट टू डू, करना क्या है। अब कैसे किया जाएगा ये फिलहाल हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो इसी को डिक्लेरेटिव लैंग्वेज कहते हैं। अब एसक्यूएल को पहली बार क्या था, 1970s के प्रारंभ में डॉक्टर ईएफ कोड ने रिलेशनल अलजेब्रा के लॉज का यूज करके एक लैंग्वेज बनाई। इसको हमने क्या नाम दिया भाई, एसक्यूएल नाम दिया, ठीक है। अब फिलहाल क्या था कि देखिए जो डॉक्टर ईएफ कोड थे वो इसका केवल थ्योरेटिकल हमें आइडिया प्रोवाइड कर पाए थे, केवल लॉज हमें दिए था। फिर बाद में इसको क्या था, 1970s में आईबीएम कंपनी ने पहली बार एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म पे या प्रैक्टिकल वे पे इस लैंग्वेज को यूज किया था। और किसने, रेमंड बॉयस और डोनाल्ड कैम्बरलिन, इन दोनों लोगों ने मिलकर आईबीएम कंपनी में एसक्यूएल को फर्स्ट टाइम डेवलप किया था। उस टाइम इसका नाम था सिक्वेल, यानी कि उस टाइम इसको कहा जाता था सिक्वेल, यानी कि स्टैंडर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। तब इसका नाम एसक्यूएल नहीं था, तब इसका नाम था सिक्वेल। एसक्यूएल वाज कॉमर्शियली रिलीज्ड बाय रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन। अब जिसे आजकल हम लोग ओरेकल कॉर्पोरेशन कहते हैं, इन्होंने पहली बार 1979 में एसक्यूएल को कॉमर्शियली मार्केट में अवेलेबल कराया था। अभी प्रेजेंट टाइम पे हम जितने भी आरडीबीएमएस के में या डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर में एसक्यूएल किसी ना किसी पार्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो सब में ज्यादातर जो होता है एसक्यूएल का ही यूज किया जाता है। थैंक यू।